नमस्कार मित्रों, मैं डॉक्टर घनश्याम मिश्रा प्रयागराज से। विषय वही है जो पिछले 1.5 साल से हमको आपको परेशान कर रहा है, ज़िंदगी में उठा-पटक करके रखी हुई है। कोविड इन्फेक्शन। दृष्टिकोण एक अलग है आज के विषय का, जो मंथन के बाद, लोगों से सलाह-मशवरे के बाद और आत्मचिंतन के बाद निकल कर आया है, जो आपके साथ साझा कर रहा हूँ। दिसंबर 2019 में वुहान में पहला केस डिटेक्ट होने के बाद विश्व के कोने-कोने में धीरे-धीरे अपने पैर पसार चुका ये इन्फेक्शन आज की तारीख में एक ऐसी दावानल अग्नि बन चुका है, जिससे कि पार पाने के लिए हम पूरी तरीके से दृढ़ प्रतिज्ञ हैं और कोशिश भी कर रहे हैं। जिन देशों में ये है वो तो लगे हुए ही हैं, जिन देशों में ये कमतर है या कम हो रहा है वो भी पूरी दृढ़ता के साथ, पूरी मेहनत के साथ लगे हुए हैं। एक चीज़ जो इसकी शुरुआत में हुई थी, जहाँ से इसका प्रारंभ हुआ, मेरा अपना मानना है कि ये प्रिवेंटेबल पैंडेमिक था। ये बहुत आसानी से पैंडेमिक होने से बचाया जा सकता था, कम्युनिकेबल था। हमें चाहिए क्या था? हमें एक ऐसी इंटीग्रेटेड और स्ट्रांग ग्लोबल लीडरशिप चाहिए थी, जो कम्युनिकेटिव होती, ट्रांसपेरेंट होती और कमिटेड होती। तो शायद ये पैंडेमिक ही नहीं होता। कम्युनिकेबल डिजीज़ेस का कंट्रोल बहुत समय से विश्व करता चला आया है और बहुत सफलतापूर्वक करता चला आया है। शुरुआत में हम हारे क्योंकि हमारा कम्युनिकेशन नहीं था, चीज़ें समय से पता नहीं चली। उसके बाद जब पहली वेव आई तो बहुत सारे देशों ने, ज़्यादातर देशों ने इनफैक्ट बहुत अच्छे से उसे कॉम्बैट किया। उसमें इंडिया भी एक था। लॉकडाउन किया, लोगों को सिखाया, पढ़ाया, समझाया कि कैसे भीड़ में बिहेव करिए। उसके बाद जब नवंबर दिसंबर में बहुत सारी जगहों पर केसेस बहुत कम हो गए, हिंदुस्तान भी उसमें से एक था, और वैक्सीनेशन की आहट सुनाई पड़ने लगी, तो लोगों को लगता है कोरोना तो चला गया। और यहीं से वो एक ऐसी धारणा बन गई कि अब हम वैक्सीनेशन कराएं या ना कराएं। वो दूसरी चोट थी जिसने हमें कोविड के इस भंवरजाल में गंभीरता से जकड़ दिया। तीसरी चीज़ ये हुई कि हमने सोचा कि लॉकडाउन तो सरकार की जिम्मेदारी है, सरकार नहीं करेगी तो हम लोगों से मिलेंगे भी, पार्टी भी करेंगे, होली भी करेंगे, कुंभ भी नहाएंगे और सारे सामाजिक सरोकार करेंगे। शादियाँ बिल्कुल वैसे होने लगी, लोगों ने घूमना शुरू कर दिया, टूर्स होने लगे। वहाँ हम तीसरी बार हारे। वैक्सीनेशन जब हुआ शुरू तो बहुत दुर्भाग्यपूर्ण था कि कुछ हमारे पॉलिटिकल लीडर्स ने ऐसे स्टेटमेंट दे दिए जैसे कि ये वैक्सीनेशन देश का ना होकर किन्हीं पॉलिटिकल पार्टी का एजेंडा है, और उन्होंने ये कह दिया कि हम तो नहीं कराएंगे। उसने भी और साथ में लोगों के मन में कुछ ऐसी विचारधारा बनी कि पहले बाकी लोगों को करा के देखने दो। वैक्सीनेशन का रेट कम रखा और कम से कम 30 से 40% डोजेस हमारे वैक्सीनेशन के दौरान वेस्ट भी हुए। हम वहाँ फिर से हारे, पर इसके बावजूद जब सेकेंड वेव आई और अप्रैल में जब कन्वर्जन रेट 12%, 13% से करते हुए 21-22% तक पहुंच गया। 21-22 मतलब 100 टेस्ट आप कर रहे हैं तो उसमें से 22 लोग पॉजिटिव आ रहे हैं, तब लोगों को लगा कि ये तो गलती हो गई। हालांकि हमारी सरकार के प्रयास से और हमारे लोगों के प्रयास से, मेडिकल, पैरामेडिकल, एडमिनिस्ट्रेटिव सपोर्ट से
आज की तारीख में फिर से घटते हुए वो रेट 1.82% के करीब पहुंच गया, जो कि वर्ल्ड वाइड है। आज की तारीख में अगर मैं 13 मई 2021 को देखूं तो 160 मिलियन लोगों को इन्फेक्शन हुआ है, जिसमें से 3.3 मिलियन की डेथ हुई है, 2% के करीब। और हिंदुस्तान में भी कमोबेश यही रेट है। तो वर्ल्ड वाइड इस बीमारी का जो कैरेक्टर है वो वही है। लेकिन अब इस दौरान हुआ क्या? ये सारी चीज़ें होने से हुआ ये कि ये इन्फेक्शन हमारा शहर से गांव तक फैल गया। लोगों ने जो प्रोटोकॉल्स थे उनको बिना डॉक्टर की सलाह के अपने घर में बैठे बैठे खाना शुरू कर दिया। लोग शायद ये भूल गए कि ये मेडिकल साइंस में इवॉल्विंग साइंस है। अभी इसके बारे में बहुत कुछ किसी को नहीं पता। पिछले साल HCQ का रोल था, आज की तारीख में HCQ कहीं नहीं है। और लेटेस्ट जो अपडेट्स आ रहे हैं, हमारी जो जर्नल है लेंसेट है, वो ये बता रही है कि आइवरमेक्टिन का भी रोल नहीं है, प्लाज्मा थेरेपी का भी रोल नहीं है। लेकिन लोग परेशान होके वो सारे काम कर रहे हैं। लोगों ने ऑक्सीजन के सिलेंडर्स अपने घरों में रखना शुरू किया। सिर्फ ऑक्सीजन सिलेंडर रखने से मसला हल नहीं होता। किस रेट से ऑक्सीजन देनी है, ऑक्सीजन की पाइपिंग कब बदलनी है, ऑक्सीजन का जो ह्यूमिडिफायर सोल्यूशन है उसको कब बदलना है, बहुत सारी चीज़ें होती हैं। उस वजह से क्या हुआ कि शुरुआत में लोग डिनायल मोड में रहते थे कि ये तो बीमारी मुझे हुई नहीं, ये तो मौसमी है। फिर जब ज़्यादा बढ़ती थी तो घर में सिलेंडर रख लेते थे। सिलेंडर ज़्यादा रखने से क्या हुआ कि सिलेंडर की अचानक से आर्टिफिशियल क्राइसिस हो गई। उससे जो जेन्युइन लोग थे वो परेशान हुए और उसने फिर और जमाखोरी शुरू कर दी। तो ये एक विशियस साइकिल बन गई, जिसकी वजह से हम सब, पूरा देश, मेडिकल सिस्टम सब प्रभावित हुए। अब धीरे धीरे चीज़ें नॉर्मल आ रही हैं। अब आज की तारीख में यहाँ से जब हम देखें तो वो चीज़ें मैं कहना चाहता हूँ जो आत्ममंथन और आत्मचिंतन की बात शुरू हुई। कुछ चीज़ें मैं आप लोगों से कहूँगा और कुछ चीज़ें मैं सरकार से रिक्वेस्ट करूँगा। दो तरीके से किसी भी चीज़ को कंट्रोल किया जाता है, कॉम्बैट किया जाता है। एक शॉर्ट टर्म गोल्स और एक लॉन्ग टर्म गोल। शॉर्ट टर्म गोल में क्या है कि अगर आपकी पॉपुलेशन अफेक्टेड है और ज़्यादातर गाँवों की है, तो मैं सिर्फ इलाहाबाद शहर का, अपने प्रयागराज का अगर जिक्र करूँ तो यहाँ पर 17 CHC हैं, कम्युनिटी हेल्थ सेंटर हैं, और कमोबेश हर में इंडोर की फैसिलिटी है। 50 बेड के करीब है। एक शहर प्रयागराज में, ऐसे 750 के करीब शहर है हमारे देश भर में। अगर मान लीजिए कि हम CHC को, पिछले साल कुछ एक आध CHC को कन्वर्ट किया गया था, वहाँ पर डॉक्टर्स भी रहते हैं, हर हफ्ते एक डॉक्टर की नाइट ड्यूटी भी लगती है, पैरामेडिकल भी होता है, फार्मासिस्ट भी होता है, बेड्स भी होते हैं, ऑक्सीजन भी होता है, ऑपरेशन हुआ करते हैं वहाँ। तो आपको सारा पैराफर्नेलिया सपोर्ट मिला हुआ है। तो वो सारी CHCs अगर L1 और L2 के लिए बना दी जाए तो मुझे लगता है कि जो L3 रेफरल सेंटर है, डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल है, उन पर लोड कम रहेगा। वो सारे वही काम करेंगे जिसके लिए वो बनाए गए हैं। तो अननेसेसरली आप हायर सेंटर होके बेसिक प्राइमरी काम नहीं करेंगे, लोग भाग के नहीं आएंगे। CHC जो होती हैं वो यूजुअली शहर के पेरिफेरी में रहती हैं, तो हमारा जो रूरल एरिया है वो अच्छे से कैटर हो जाएगा। तो पहला मेरा सजेशन ये है कि आप CHCs को यूटिलाइज़ करिए, मोबिलाइज करिए। वो आपका एग्जिस्टिंग सेटअप है जिसमें कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। दूसरी चीज़ कि अगर आप CHC को मोबिलाइज कर देंगे तो आपको, जैसे इलाहाबाद शहर में अगर आप करते हैं 50 बेड में 17, तो आपको 850 से 1000 बेड एक्स्ट्रा मिल जाते हैं। इस तरीके से 70-75 हज़ार बेड आपको एक्स्ट्रा मिल जाएंगे एग्जिस्टिंग सेटअप में। बहुत बड़ा इशू नहीं है, ऑटोमेटिकली एग्जिस्ट करता है और आप बहुत अच्छे से कन्वर्ट कर सकते हैं। विद इन अ वीक यू कैन स्टार्ट। तो ये तो उन लोगों के लिए हुआ जिन लोगों के लिए जो अफेक्टेड है। दूसरा, आप जैसे टेम्परेरी कंस्ट्रक्शन होता है, आप बड़े बड़े शहरों में, बड़े बड़े मैदानों में हज़ार हज़ार बेड के सीधे सपाट कंस्ट्रक्शन कर दीजिए। ट्रांजिट हॉस्पिटल्स, ट्रांजिट हॉस्पिटल्स में सिर्फ सिधान में बेड लगे रहेंगे और ऑक्सीजन रहेगा, और 10 बेड पे भी एक अगर नर्स हो गई आपकी तो यू कैन मैनेज इट ईजिली।
उसमें सिर्फ ऑक्सीजन रहेगी और मॉनिटर्स रहेंगे और सिस्टर्स रहेंगी। आप चाहिए तो उसको एयर कूल्ड बनाइए, चाहिए तो उसमें बड़े बड़े पेडेस्ट्रल फैंस लगाइए, पर आप उसको बहुत अच्छे से मैनेज कर सकते हैं। तो अगर आपने हर शहर में 4-5 भी बना दिए तो 5,000-6,000 बेड एकदम से बढ़ जाएंगे। बड़े बड़े मैदान हर शहर में होते हैं, स्कूल्स में होते हैं, तो उसके लिए भी आपको जगह ढूंढने की ज़रूरत नहीं, और वो आपके 1 साल के लिए आप उनको फंक्शनल करिए। दूसरा सजेशन, तीसरा सजेशन कि हर डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल अपना ऑक्सीजन प्लांट लगा ले। कोई बहुत बड़ी इसमें जमा पूंजी नहीं लगनी है। सांसदों की सांसद निधि से लग जाए। हर शहर में अगर 2-2, 3-3 भी ऑक्सीजन प्लांट लग जाएंगे तो ये जो प्रॉब्लम है वो ख़त्म हो जाएगी। और टेम्परेरी तौर पर ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेटर हर बेड को एक एक दिया जा सकता है। तो शुरुआत में अगर आप 5 से 10 लीटर ऑक्सीजन यूज़ कर रहे हैं तो ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेटर आपका काम कर सकता है। इसके अलावा जो लोग अफेक्ट नहीं हुए हैं उनके लिए वैक्सीनेशन ड्राइव हमें तेज करनी है। वैक्सीनेशन आज की तारीख में हमारा 15 से 17 लाख लोग प्रतिदिन हो रहा है। और अगर हमें हर्ड इम्यूनिटी चाहिए, क्योंकि हर्ड इम्यूनिटी के लिए 60 से 70% लोगों का एक्सपोजर बहुत ज़रूरी है, तो 15 करोड़ लोग अभी ऑलरेडी एक्सपोज हो चुके हैं कोविड से हिंदुस्तान में। तो हमें कम से कम 80-90 करोड़ लोगों को और एक्सपोज मतलब वैक्सीनेशन कराना है। तो 6 महीने की ड्राइव, 50 लाख लोग रोज, आप 6 महीने में वो टारगेट पूरा कर लेंगे। थोड़ा सा मोबिलाइज़ करना होगा लोगों को, थोड़ा सा अवेयर करना होगा लोगों को, क्योंकि अभी आज की तारीख में वैक्सीनेशन को अगर हमको स्टेप अप करना है तो हमें 2 चीज़ें करनी होगी। पहला कि इसकी अवेलेबिलिटी बढ़ानी होगी, यानी कि प्रोडक्शन भी बढ़ाना होगा। दूसरा कि हमें जो अपनी जो टारगेट पॉपुलेशन उसकी एज बढ़ा देनी होगी, क्योंकि अभी हम 45 तक कर रहे हैं, अब हमारा जो है वो 18 साल आया है। अमेरिका में 15 साल तक पहले हो रहा था, अभी उन्होंने उसको 12 साल कर दिया है इसी हफ्ते से। इमरजेंसी यूजेस ऑफ वैक्सीनेशन, ये स्पेशल पावर सरकार यूज़ करे और छोटे बच्चों को वैक्सीनेशन दिलवाए। उनकी अभी जो स्टडीज़ चल रही, फ़ेज़ 2, फ़ेज़ 3 ट्रायल्स जो चल रहे हैं भारत बायोटेक वाले कोवैक्सीन के, उनको देखे और उसके बाद अलाउ करे। तो उससे क्या होगा कि हमें पूरा जो हमारा टारगेट है पॉपुलेशन वो जल्दी कवर होगा, क्योंकि सेकेंड वेव में हमने देखा कि बच्चे बहुत ज़्यादा अफेक्टेड हुए और अच्छे खासे बच्चे जो हैं बीमार पड़े, अचानक से सीरियस हुए। हम नहीं चाहते कि हमारी जो यंग पॉपुलेशन है वो ज़्यादा अफेक्टेड हो इस पैंडेमिक में। तो वैक्सीनेशन के लिए आप लोगों को इनकरेज करिए। जो पेटेंट लॉ है उससे थोड़ा सा रिलैक्स करिए। पेटेंट लॉ में जिसका भी R&D होता है वो उसका वो प्रोडक्ट बाकी कंपनीज नहीं बना सकती। तो आप पेटेंट लॉ को थोड़ा सा रिलैक्स करिए। तो जैसे भारत बायोटेक का R&D है कोवैक्सीन, तो वो और सारे लोग बनाएंगे और सारी कंपनियों को सबलेट करें तो ज़्यादा आसानी से पहुंच जाएगी वो वैक्सीन और लोगों के पास। तो वैक्सीनेशन हमें अपग्रेड करना है। जो लोग हमारे बीमार हैं उनके लिए हमें गांव में ही उनको सुविधा मुहैया कराने के लिए सीख चाहिए। ये तो हुई हमारी शॉर्ट टर्म पॉलिसी। लॉन्ग टर्म के लिए मैं आपसे कहता हूँ कि आपने कभी युद्ध के समय देखा है कि जब आर्मी के हमारे जवान मरते हैं तो उनके लिए बेस हॉस्पिटल हम लोग बनाते हैं कि पहले उनको जल्दी से ठीक करो, तभी तो दोबारा वो जाके ठीक होके जल्दी से दोबारा से लड़ेंगे। हमारे यहाँ की जो मेडिकल फोर्स है, पैरामेडिकल फोर्स है, उसके लिए इस कोविड में हमने कहीं कुछ स्पेशल इंतजाम नहीं किया। वो अगर बीमार पड़ रहे हैं, ज़्यादा एक्सपोजर उनको मिल रहा है, वायरल लोड ज़्यादा है, तो वो बेचारे भी उसी लाइन में जा रहे हैं, वो बेचारे भी बेड की स्कार्सिटी झेल रहे हैं, वो बेचारे भी ऑक्सीजन के लिए परेशान हो रहे हैं। तो जैसे आप जब युद्ध के समय इमरजेंसी स्टेप लेते हो कि आप जो आर्मी के लोग होते हैं उनको पहले ठीक करते हो, तो वैसे हमारी वर्कफोर्स जो है, कोविड वॉरियर्स जो हैं, आप उन्हें तो ठीक रखोगे ना। तो उसके लिए बहुत ज़रूरी है कि हर डिस्ट्रिक्ट में आप एक डेडिकेटेड कोविड केयर सेंटर बनाओ फॉर मेडिकल्स एंड पैरामेडिकल्स, क्योंकि वो ठीक रहेंगे तभी आपकी पब्लिक को वो सपोर्ट कर सकते हैं। तो मेरा पहला
आपको सजेशन ये है कि आप एक डेडिकेटेड कोविड केयर सेंटर फॉर मेडिकल्स एंड पैरामेडिकल्स बनाइए। कभी भी कोई भी पैंडमिक होगा तो वो ऑपरेशनल होना चाहिए। अभी हाल फिलहाल तो आप तुरंत ही करा दीजिए, बाद में फिर वो परमानेंट स्ट्रक्चर में करवाइएगा, क्योंकि हेल्थ एक बहुत बड़ा कंसर्न है हमारा। दूसरा, आप 4th ईयर 5th ईयर के बच्चों को 1 साल के लिए उनकी पढ़ाई में ब्रेक दिलाइए और उनको कोविड के लिए पोस्ट करिए, क्योंकि अभी 3rd ईयर 4th ईयर तक थोड़ा क्लिनिकल ट्रेनिंग हो जाती है, वेंफ्लॉन लगा लेते हैं, इंजेक्शन लगा लेते हैं, ऑक्सीजन लगा लेते हैं, टेम्परेचर ले लेते हैं, ब्लड प्रेशर मॉनिटर कर लेते हैं। उन बच्चों को आप यूज़ करिए वर्कफोर्स के तौर पर, उनको स्टाइपेंड दीजिए और उनको वर्क एक्सपीरियंस के तौर पर ये सर्टिफिकेट दीजिएगा जब वो अपना MBBS और इंटर्नशिप कर लेते हैं, और जो 3 साल की रूरल सर्विस उनके लिए नियम होता है उसमें से ये समय काउंट कराइए। दूसरा सजेशन। तीसरा सजेशन हमारा है कि जैसे इंडियन इंजीनियरिंग सर्विसेज होता है, इंडियन रेवेन्यू सर्विसेज होता है, इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज होता है। एडमिनिस्ट्रेशन आप उन लोगों से कराते हैं जिनको आपने उसी चीज़ के लिए ट्रेन किया है। आप रेलवे उन्हीं लोगों से चलवाते हैं जिन्होंने स्पेशल क्लास रेलवे अप्रेंटिस का एग्ज़ाम क्वालिफाई करके रेलवे के लिए पढ़ाई करी है इंजीनियरिंग की। इंडियन इंजीनियरिंग सर्विसेज में इंजीनियर्स होते हैं जो कि टेक्निकल नो हाउ देते हैं देश के ब्यूरोक्रेट्स को। तो आज की तारीख में कोविड से लड़ने के लिए जो कोविड टास्क फोर्स बना उसमें डॉक्टर्स या तो हैं नहीं, और या तो हैं तो उनको तवज्जो नहीं। हेल्थ पॉलिसीज़ बिना डॉक्टर्स के नहीं बन सकती, इनफैक्ट मेजॉरिटी में उनको ही होना चाहिए। यूपी में अभी पिछले हफ्ते एक टास्क फोर्स बनाया मुख्यमंत्री जी ने, जिसमें कि उन्होंने डॉक्टर्स को इनकॉर्पोरेट किया। हमारे जो नीति आयोग के चेयरमैन हैं डॉक्टर VK पॉल साहब, एम्स के बहुत सीनियर पीडियाट्रिक्स के प्रोफेसर हैं, आप उनसे जब सुनेंगे तो आपको ग्राउंड रियलिटीज़ पता चलेंगी बनस्पत इसकी कि कोई बहुत सीनियर IAS बताएगा आपको। तो मेरा एक सजेशन है कि इंडियन मेडिकल सर्विसेज आप शुरू कराइए, IAS, IRS और IES के तर्ज पर। और आपको ब्यूरोक्रेट चुनने हैं तो आप डॉक्टर्स को उन हेल्थ पॉलिसीज़ के लिए डेजिग्नेट करिए जो कि हेल्थ पॉलिसीज़ बनाएंगे, जिन्होंने कि IMS क्वालिफाई किया है। एक डिफरेंट कैडर होना चाहिए। मुझे लगता है ये 3 चीज़ें अगर आपने कर ली कि आपने अपने पैरामेडिकल और मेडिकल स्टाफ के लिए एक डेडिकेटेड कोविड केयर सेंटर बना दिया, तो हमारी वर्कफोर्स जो है वो बहुत लग के तो काम अभी भी कर रही है, पर निश्चिंत होकर काम करेगी, क्योंकि बहुत सारे डॉक्टर्स ऐसे हैं जो बेचारे बेड के अभाव में, ऑक्सीजन के अभाव में, दिल्ली के एक बहुत बड़े कॉरपोरेट हॉस्पिटल में एक डॉक्टर साहब की डेथ हो गई, ऑक्सीजन नहीं थी उनके पास। पता नहीं कितने लोगों की ज़िंदगी उन्होंने बचाई, और खुद अपने आप को नहीं बचा पाए, उनके साथी उन्हें नहीं बचा पाए, क्योंकि वो भी उसी सिस्टम में पिस गए। एक डॉक्टर साहब प्रयागराज के थे, पता नहीं कितने क्रिटिकल केयर के पेशेंट्स को बचाया, पर वो मेदांता के सामने कार में खड़े रहे और बेड नहीं मिला और बेचारे वहीं उन्होंने दम तोड़ दिया 2.5-3 घंटे बाद। तो ये करके हम युद्ध नहीं जीत सकते, ना तो दुश्मन से, ना तो इस कोरोना से। तो एक डेडिकेटेड कोविड केयर सेंटर बना दे सरकार, पहली हमारी रिक्वेस्ट है। दूसरा कि इंडियन मेडिकल सर्विसेज बनाएं जो कि सिर्फ और सिर्फ डॉक्टर्स हों जो एडमिनिस्ट्रेटिव पोस्ट पर जाएं, और हेल्थ पॉलिसीज़ को वो सजेशन दें, डिसाइड करें, गाइड करें। तो मुझे लगता है शायद इस देश का स्वास्थ्य का जो ढांचा है वो मूलभूत रूप से अच्छा हो जाएगा। लोग बहुत सिंसियर हैं, बहुत डेडिकेटेड हैं, ब्यूरोक्रेसी भी बहुत डेडिकेटेड है, पर कई बार ऐसा होता है कि आप अगर किसी बिल्डिंग को बनवाने के लिए नक्शा पास करवाने अगर आप IAS के पास चले जाइए तो वो बारीकियां नहीं देख पाएगा जो एक आर्किटेक्ट देख पाएगा, सिविल इंजीनियर देख पाएगा। तो हमें इस सिस्टम को ऐसा ठीक करना है कि आगे आने वाले कभी भी किसी भी हालात में हमारा सिस्टम फेल नहीं हो। तो मुझे लगता है ये 2-3 चीज़ें हैं जो लॉन्ग टर्म अगर हम कर पाएंगे तो शायद मुझे लगता है कि हम अपने देश को
इस दूसरी लहर, तीसरी लहर, चौथी लहर जो भी आएगा, न केवल कोविड से बचा पाएंगे कि हम आगे भी बचा ले जाएंगे। थैंक यू सो वेरी मच।